मेरा भाई सरकारी महकमे में बहुत बड़ा ऑफिसर लगा तो उसने अब्बा को कहा, अब आप सब्जी की रेडी लगाना छोड़ दें, ये बहुत छोटा काम है। लोग देखेंगे तो मेरी बेइज्जती होगी। बस अब आप घर में बैठकर आराम से खाएं। लेकिन अब्बा ने इनकार कर दिया और कहा, मैं सब्जी की रेडी जरूर लगाऊंगा। सब मोहल्ले वाले हमारा मजाक उड़ाते कि इतना सब कुछ होने के बाद भी बूढ़े बाप से रेडी लगवाते हैं। बेटों को शर्म नहीं आती, बाप का ख्याल नहीं रखते। एक दिन मैंने और भाई ने गुस्से में आकर अब्बा की रेडी को आग लगा दी। सब कुछ जलकर राख हो गया। उस दिन अब्बा बहुत रोए थे, भाई बहुत खुश था। लेकिन कुछ दिनों बाद भाई ने अपना असल चेहरा दिखाया। वो हमें खाने के ताने देता और तड़पा तड़पा कर देता। एक दिन गुस्से में हमें घर से निकाल दिया। हम उस रात भूखे रहे और अब्बा के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे कि हमें आपकी रेडी को आग नहीं लगानी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त हम सब पर कयामत टूट पड़ी जब अब्बा तो स्कूल में छुट्टी का वक्त हो गया था और मैं बैग उठाए अपनी सहेलियों के साथ स्कूल से बाहर निकल रही थी। हम सब सहेलियां बातें करती हुई बाहर आ रही थी कि मेरी नजर अचानक से अपने अब्बा की रेडी पर गई और मैंने शर्म से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं नहीं चाहती थी मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएं कि तुम एक रेडी लगाने वाले की बेटी हो और सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाए। इसलिए मैंने जल्दी से उन्हें अल्लाह हाफिज कहा और रास्ता बदलकर अपने घर आ गई। मेरा नाम राबिया है। हम दो बहनें थीं और हमारा एक भाई था। मेरी अम्मा सरकारी स्कूल की एक टीचर थी। हम एक अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। अम्मा अब्बा में बेहद प्यार था। घर में अमन और सुकून था और रुपए पैसे की भी कोई तंगी ना थी। अम्मा के होते हुए हमें किसी चीज की कोई कमी ना थी। अम्मा ने हम सब बहन भाइयों को बहुत लाड से पाला था। माँ के होते हुए अब्बा को भी काम करने की कोई जरूरत ना थी, बल्कि अब्बा सारा दिन घर में पड़े रहते और घर का काम निपटाते। हमें और अम्मा को स्कूल छोड़ने और वापस लेकर आने की जिम्मेदारी अब्बा की ही थी। अब्बा अम्मा के आने से पहले ही घर के काम निपटा लेते। अब्बा का काम सिर्फ बाजार से सौदा सलफ लाना नहीं था, बल्कि अब्बा घर का वो काम भी कर लेते जो अम्मी के करने का होता। अब्बा का कहना था कि तुम्हारी माँ थकी हारी स्कूल से घर आती है, ऐसे में मैं नहीं चाहता कि उसे घर का भी काम करना पड़े। मेरे अब्बा ज्यादा पढ़े लिखे ना थे, अम्मा ज्यादा पढ़ी लिखी थी। अम्मा शादी से पहले तो नौकरी ना करती थी, मगर शादी के बाद उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई थी। जबकि अब्बा को कोई नौकरी ना मिली। अब्बा नौकरी की तलाश में रहे और जब भी कभी उनको नौकरी मिलती तो वो नौकरी ज्यादा अरसा ना चल पाती। ना जाने क्यों अब्बा को कुछ अरसे में ही नौकरी से जवाब मिल जाता। मेरे नन्याल का कहना था कि अब्बा को काम करने की आदत नहीं, बल्कि मुफ्त की रोटियां तोड़ने की लत पड़ चुकी है। हम बहन भाइयों का भी यही ख्याल था, क्योंकि हमारे आस पड़ोस के सभी लोग नौकरियां कर रहे थे और उनकी बीवियां घर में बैठकर घर का कामकाज करती थीं। जबकि अब्बा को जो भी नौकरी मिलती वो छोड़कर आ जाते। तो इसका मतलब साफ था कि अब्बा जानबूझकर नौकरी छोड़ दिया करते थे, क्योंकि वो नौकरी करना ही नहीं चाहते थे। खैर, अम्मा को अब्बा की नौकरी करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो खुद अच्छा कमा रही थी और उन्हें अब्बा के घर में रहने से काफी आराम था। अम्मा का कहना था, जब मैं अपनी साथी उस्तानियों का हाल देखती हूँ कि वो किस तरह दो कश्तियों की सवार हैं, वो स्कूल में नौकरी भी करती हैं और घर पहुंचकर घर का सारा काम भी निपटाती हैं और बच्चे भी संभालती हैं, तो मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे तुम्हारे अब्बा जैसा शोहर मिला, जिसने मुझे कभी बच्चों और घर के कामकाज की फिक्र ही नहीं होने दी। जब हम बहन भाई छोटे थे तो अम्मा आराम से हमें अब्बा के आसरे छोड़कर चली जाया करती थी। उन्हें हमारी तरफ से कोई फिक्र परेशानी ना होती, क्योंकि अब्बा हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। जबकि अम्मा स्कूल से आने के बाद खाना खाकर आराम करती। खाना अब्बा पकाकर रख लिया करते थे। अम्मा शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करती। इससे अम्मा की इजाफी आमदनी हो जाया करती थी। अम्मा चूंकि बड़ी जमात की लड़कियों को पढ़ाती थीं, लिहाजा अम्मा के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए बड़ी लड़कियां भी आती, जो अम्मा को फीस भी अच्छी दिया करती थी। मेरी अम्मा साइंस की उस्तानी थी। हम अम्मा से पैसे लेकर अब्बा के साथ खरीदारी करने के लिए चले जाते और अपनी मर्जी मंशा की चीजें खरीद कर ले आते। अम्मा ने कभी पैसों के मामले में हम पर हाथ नहीं रोका था, बल्कि हमारी हर फरमाइश और ख्वाहिश पूरी की थी। शायद इसकी वजह ये थी कि अम्मा ने हमें बहुत जल्द छोड़कर चले जाना था। मैं उस वक्त 7वीं जमात में थी जब अम्मा का अचानक इंतकाल हो गया। मेरी बड़ी बहन ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। हमारी तो दुनिया ही अंधेर हो गई। अम्मा हंसती खेलती स्कूल गई थी, मगर स्कूल में ही अम्मा की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उनको दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें अस्पताल दाखिल कर लिया गया।
अम्मा 3 दिन अस्पताल में रहीं। डॉक्टर्स ने अम्मा की बीमारी के हवाले से बड़ी खुशकुन खबर सुनाई थी कि वो जल्द ठीक होकर अपने पैरों पर घर जाएंगी, और अम्मा बिल्कुल ठीक भी हो गई थीं। जिस दिन उन्होंने अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आना था, उसी दिन अम्मा को दोबारा दिल का दौरा पड़ा, और इस बार दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ और अम्मा अपनी जान से हाथ धो बैठी। हमें तो अम्मा की मौत का यकीन ना आया। ऐसा लगता ही ना था कि अम्मा अब इस दुनिया में नहीं हैं, बल्कि उनकी मैयत को देखकर ये अंदाजा होता था कि अम्मा सो रही हैं। वो साफ सुथरी निखरी रंगत लिए चारपाई पर लेटी इस दुनिया से और हम बहन भाइयों से रुखसत की ख्वाहिशमंद थीं। अम्मा की मौत का सदमा बहुत बड़ा था, जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। हम तीनों बहन भाइयों का रो रो कर बुरा हाल था। अब्बा ने इस मौके पर हमारी ढारस बंधाई। उन्होंने हमें बहुत तसल्ली और हौसला दिया। वो हमें अपने सीने से लगाकर खुद भी सिसक उठे। दरअसल वो भी अम्मा से बहुत मोहब्बत करते थे, तभी तो अम्मा का इतना ख्याल किया करते थे। हमारा दुख इतना बड़ा था कि कोई भी तसल्ली और हौसला हमारे काम नहीं आने वाला था। हम पर जान छिड़कने वाली माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। कहते हैं वक्त हर जख्म का मरहम होता है। अम्मा की मौत का जख्म भी आहिस्ता आहिस्ता भरता जा रहा था। अम्मा की मौत के बाद उनके स्कूल की तरफ से कुछ पैसे मिले थे, मगर वो पैसे कितने अरसे तक चलते। 1-2 साल के अंदर ही वो पैसे खत्म हो गए। भाई हम दोनों बहनों से बड़ा था, उसकी कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी। वो अपनी फीसों पर लगाने के लिए हर माह अब्बा से काफी पैसे ले जाता। अम्मा की नौकरी की तरफ से मिलने वाला पैसा जल्दी खत्म हो गया। अब्बा ने नौकरी की तलाश जारी रखी, मगर अब्बा को कहीं भी अच्छी नौकरी ना मिल सकी। अब्बा की तालीम ज्यादा ना थी, लिहाजा इस हिसाब से नौकरी नहीं मिलती थी जैसी वो चाहते थे। वैसे भी अब्बा को नौकरी की आदत कहाँ थी। अब्बा ने एक ठेला खरीद लिया और उस पर मुख्तलिफ चीजें बेचने का काम करने लगे। अब्बा मौसम के हिसाब से अपने ठेले को सजाते और ठेले को लिए घर से निकल जाया करते थे। कभी वो मौसमी फल बेचते, तो कभी मौसमी सब्जियां, तो कभी बच्चों के खाने पीने की मुख्तलिफ चीजें। वो पूरे शहर में जगह जगह फिरते और चीजें फरोख्त करने की कोशिश करते। अब्बा शाम को अपने साथ कुछ पकाने के लिए ले आते। घर का काम अब भी अब्बा ही किया करते थे। वो शाम को थके हारे आते और आकर हम बहन भाइयों के लिए खाना पकाकर हमें खिलाते। अब्बा ने कभी हमें जोर नहीं दिया था कि हम घर का काम करें या उनके लिए खाना पकाकर रखें। वो अम्मा की जिंदगी में खुद ही ज्यादातर काम किया करते थे, और अम्मा की मौत के बाद भी वो घर का काम खुद ही निपटा लेते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियों को किसी किस्म की तकलीफ पहुंचे। हमें अब्बा का ठेला लगाना एक आंख ना भाता। मेरे बहन भाई और मैं अब्बा के खिलाफ उठ खड़े हुए। हमने अब्बा को समझाने की बहुत कोशिश की कि ठेला लगाने से हमारी सुबकी होती है, मगर अब्बा का कहना था कि उनके पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं। कम से कम ठेले से तुम लोगों के पेट भरने का सामान तो मुयस्सर हो जाता है। हम ये चाहते थे कि अब्बा कोई बाइज्जत नौकरी करें, क्योंकि हमारे खानदान में सभी लोग पढ़े लिखे और बरसरे रोजगार थे। वो अच्छा कमाते और इज्जत की नौकरी किया करते थे। हमें अब्बा का ठेला लगाना बहुत बुरा लगता था। मेरी तमाम कजन्स हमें ताने देती और अब्बा के ठेले लगाने का मजाक उड़ाती। इसलिए हम चाहते थे कि अब्बा फौरी तौर पर ये काम बंद कर दे। इसके अलावा हजारों काम थे, अब्बा कोई भी काम कर सकते थे, मगर न जाने क्यों अब्बा को ठेले लगाने का शौक चढ़ा हुआ था। मैं स्कूल जाती तो मुझे स्कूल की छुट्टी के वक्त अब्बा अपना ठेला लिए स्कूल के बाहर खड़े दिखाई देते। अब्बा ने उस पर मुख्तलिफ चीजें रखी होती। लड़कियां बड़े शौक से अब्बा के ठेले से चीजें खरीदती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे दोस्तों को कभी ये पता चले कि ठेला लगाने वाला आदमी दरअसल मेरे अब्बा थे। मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होती, लिहाजा मैं अब्बा के सामने से ही गुजरने से गुरेज करती और किसी दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाती। मैंने अब्बा को साफ साफ कहा था कि वो मेरे स्कूल के बाहर ना खड़ा हुआ करें, मगर अब्बा पर तो जैसे किसी चीज का असर ही ना होता था, या शायद अब्बा को मेरी परवाह ही ना थी। मेरे मना करने के बावजूद अब्बा स्कूल के सामने आकर खड़े हो जाया करते थे। उनका कहना था कि स्कूल की छुट्टी के वक्त उनकी अच्छी सेल हो जाया करती है, वरना तो उन्हें पूरे शहर में जगह जगह फिर कर चीजें बेचनी पड़ती हैं, जबकि स्कूल की लड़कियां उनसे जल्दी जल्दी काफी चीजें खरीद लिया करती हैं। इसलिए अब्बा स्कूल के बाहर खड़े हुआ करते थे, मगर मुझे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त ना था। मेरा दिल चाहता था कि मैं अब्बा के ठेले को आग लगा दूं, मगर मजबूरी थी कि कमाई का वाहिद जरिया
भी वही ठेला था, हमें जितना भी बुरा लगता, मगर ये भी हकीकत थी कि फिलहाल हमारे पेट भरने का सामान भी वही ठेला था। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरी कज़न शाज़मा ने कॉलेज में दाखिला लेने पर मेरी काफ़ी मदद की। वो भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। वो एक सरकारी कॉलेज था, लिहाजा उसकी ज़्यादा फीस ना थी। अब्बा ने बाखुशी मेरी फीस भरी और मैं कॉलेज जाने लगी। शाज़मा का आजकल हमारे घर भी काफ़ी आना-जाना था। मुझे समझ नहीं आती थी कि वो हम पर मेहरबान क्यों हो गई थी। वो जब भी आती, अब्बा के ठेले को देखते ही मुँह हाथ चढ़ाती। बस ये एक चीज़ बेकार है तुम लोगों के घर में, बाकी सब सेट है। वो हमेशा ऐसे अल्फाज अदा करके हमारा दिल दुखाती। मैं और मेरी बहन सोचते थे कि किसी तरह इस ठेले से जान छुड़वा ली जाए ताकि हमें अपनी कज़न्स के ताने ना सुनने पड़े। कुछ दिनों में ही हमें एहसास हो गया कि शाज़मा और भाई का चक्कर चल रहा था। वो दरअसल हमारे लिए नहीं बल्कि भाई के लिए आती थी, क्योंकि वो भाई के पास बैठकर कई घंटों तक बातें करती और भाई हमें किसी न किसी काम के बहाने वहां से उठा देता। कभी हमसे पकोड़े बनवाता तो कभी खाने पीने की और चीजें बनवाता। उसने कॉलेज के बाद को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी थी, लिहाजा उसके पास पैसे होते और जब शाज़मा आती तो मजे मजे की चीजें बनवा कर शाज़मा को भी खिलाता और हम भी खाते। इस तरह हम खूब मौज मस्ती करते। अब्बा तो सुबह के गए रात को ही वापस लौटते थे, लिहाजा उनको कुछ मालूम ना होने पाता। भाई की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई तो वो रोजगार की तलाश में निकल गया और वो सुबह सवेरे अपनी डिग्रियां संभाले तैयार होकर निकल जाता और रात गए वापस लौटता। उसने शहर की छोटी बड़ी सभी कंपनियों में नौकरी के लिए दरखास्तें दे रखी थीं। उसे उम्मीद थी कि उसे जल्दी नौकरी मिल जाएगी। हम भी भाई के लिए दुआ गो रहते कि उसे जल्द से जल्द नौकरी मिल सके और हमारे हालात बदलें। एक दिन वो खुशी खुशी घर आया। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। मैं उसे देखते ही समझ गई कि आज उसको नौकरी मिल गई है। उसने जल्द ही ये खुशखबरी हमें सुनाई तो हम दोनों बहनें खुशी से निहाल हो गईं। भाई की नौकरी लगने का मतलब था कि अब्बा के इस ठेले से जान छूट जाती। अब्बा जैसे ही घर आए, मैंने फौरन अब्बा को खुशखबरी सुनाई और अब्बा को साफ साफ बता दिया कि आज से उनको ठेला ले जाने की जरूरत नहीं। अब्बा धीमा सा मुस्कुरा दिए। मैं अपने बेटे की कमाई पर अपना हक समझकर हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकता। मैं तो अपना वही काम करूंगा जो मैं करता रहा हूँ। मेरी आमदनी हमेशा तुम लोगों के लिए वक्फ रहेगी। मैंने हैरत से अब्बा की तरफ देखा था। अब्बा अब्बा में आपकी आमदनी की जरूरत नहीं, हमारे भाई की आमदनी हमारे लिए काफी है। मैंने अब्बा को साफ साफ बताया, मगर अब्बा मुस्कुराते रहे। उन्होंने मुझसे बहस ना की और ना ही अपना ठेला छोड़ा। भाई नौकरी पर जाने लगा और अब्बा ने अपनी वही रूटीन कायम रखी। अब्बा सुबह सवेरे ठेला लेकर निकल जाया करते। मैं तो अफसोस से हाथ मलकर रह जाती। मैं जो चाहती थी कि भाई की नौकरी लगते ही अब्बा अपना ठेला उठाकर साइड पर कर देंगे, ऐसा ना हो सका। भाई ने नौकरी लगते ही हम पर जोर डालना शुरू कर दिया कि हम अब्बा से बात करें कि उसका रिश्ता शाज़मा के लिए ले जाएं। हम भाई के मुंह से शाज़मा का नाम सुनकर बहुत पुरजोश हो गए और अब्बा से बात करने चल दी। अब्बा भी शाज़मा का नाम सुनकर हैरान थे, मगर उन्होंने इनकार ना किया। उन्होंने कहा कि मुनासिब हालात देखते ही शाज़मा के अब्बा से उसका हाथ भाई के लिए मांग लेंगे। हम सब बहुत खुश थे। चंद ही दिनों में अब्बा हम सबको लेकर शाज़मा के घर गए और उसके अब्बा से उसका हाथ मांग लिया। उसके अब्बा ने सोचने के लिए वक्त मांगा, मगर कुछ ही दिनों बाद ही उनकी तरफ से इकरार सुनने को मिला। भाई बेइंतहा खुश था और हम भी उसकी खुशी में खुश थे। अब्बा ने शादी के लिए 2 साल का वक्त मांगा था, क्योंकि अभी हमारे हालात इतने बेहतर ना थे। भाई की नई नई नौकरी लगी थी। वो घर में कुछ खर्चा देता तो घर का कुछ काम करवाने के बाद ही उसकी शादी होने पाती, मगर भाई इतने पर ही खुश था। उसका वैसे भी अभी शादी का कोई इरादा ना था। उसे खुद सेटल होने के लिए अभी वक्त दरकार था। रिश्ता पक्का होने के बाद से शाज़मा तो हमारे घर ना आई, लेकिन उसका और भाई का फोन पर मुसलसल राब्ता था। मैंने अक्सर भाई को उसके साथ फोन पर बातें करते सुना। मैं सहन में बैठी मौसम से लुत्फ अंदोज हो रही थी। आज शाम से ही बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी मैंने अब्बा को घर में दाखिल होते देखा। अब्बा ने अपना ठेला घसीटकर बरामदे में खड़ा किया और खुद भी चुपचाप आकर मेरी सामने वाली चारपाई पर बैठ गए। मैंने एक गुस्से भरी नजर अब्बा के ठेले पर डाली थी। आज मैं इस ठेले का कुछ करके ही रहूंगी, मैंने अपने दिल में सोचा और अब्बा के लिए पानी लेने चल दी। अब्बा के सोते ही मैं बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी और वहां से माचिस और चूल्हे में मौजूद मिट्टी का तेल निकाल लाई। मैंने अपनी बहन को पहले ही अपने इरादे में शामिल कर लिया था। उसने चूँ चरा से काम लिया, मगर बिलाखिर वो मान गई।
हम दोनों ही अब्बा के ठेले के करीब पहुंच चुकी थीं। मैंने मिट्टी का तेल अब्बा के ठेले के चारों तरफ छिड़क दिया और उसको आग लगा दी। थोड़ी ही देर में ठेले ने आग पकड़ ली और लपेटें उठने लगी। मैं और मेरी बहन भागकर अपने कमरे में छुपे। कुछ ही देर में अब्बा की आंख खुली तो वो शोर मचाते ठेले की जानिब भागे, मगर इतनी देर में ठेले का काफी नुकसान हो चुका था। अब्बा ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की और उसके ऊपर पानी की बाल्टियां भर भर कर डाली। कुछ ही देर में आग तो बुझ गई, मगर ठेला इस काबिल ना रहा था कि उसको इस्तेमाल में लाया जा सके। मैं और मेरी बहन भी निकलकर खामोशी से बाहर आकर खड़ी हुई और अब्बा को आग बुझाते देखती रही। अब्बा ने एक अफसोस भरी नजर हम दोनों पर डाली और सर पकड़कर रोने लगे। हम भी अब्बा को झूठी तसल्ली देने बैठ गईं, मगर हम दिल से बहुत खुश थे कि बिलाखिर इस ठेले से जान छूट गई। अब्बा को शायद अंदाजा हुआ कि नहीं कि ठेले को आग हमने जानबूझकर लगाई है, मगर वो बोले कुछ नहीं। वो गुमसुम होकर वापस जाकर अपनी चारपाई पर लेट गए तो हम दोनों बहनें भी अंदर जाकर इत्मीनान से सो गईं। उस दिन के बाद से अब्बा काफी खामोश रहने लगे। वो पहले भी इतना नहीं बोलते थे। अम्मा की मौत के बाद तो वो वैसे बहुत चुप हो गए थे। उन्होंने अपना दिल बाहर की दुनिया में लगा लिया था। वो सुबह सवेरे ठेला लेकर निकलते तो शाम गए वापस लौटते और उसके बाद घर के कामकाज में मसरूफ रहते। मगर ठेला जल जाने के बाद अब्बा को सारा दिन घर में गुजारना पड़ता। अब्बा घर का काम निपटा लेते, मगर फिर चुपचाप अपने मखसूस चारपाई पर बैठ जाते। मैंने अब्बा को एक दो बार बुलाने की कोशिश की, मगर वो हूँ हाँ से ज्यादा जवाब ना देते। मैंने भी फिर अब्बा को अब्बा के हाल पर छोड़ दिया और हम अपनी सरगर्मियों में मसरूफ हो गईं। अब्बा चारपाई पर पड़े पड़े ही बीमार हो गए। अब वो अपनी चारपाई से भी ज्यादातर ना उठते और लेटे रहते। घर का कामकाज भी हम दोनों बहनों पर आ पड़ा था। हम जैसे कैसे करके काम निपटा लिया करती। भाई का कहना था कि हम उसका भी काम करके दें, जबकि हमारे बस में इतना काम करना न था। कॉलेज से आने के बाद हमें घर की सफाई सुथराई के साथ खाना भी पकाना पड़ता और कपड़े भी धोने पड़ते, जबकि भाई अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए हमारे सामने डाल देता। हमने तो कभी कपड़े इस्त्री नहीं किए थे, लिहाजा हमसे कपड़े सही तरह इस्त्री ना हो पाते तो भाई हमसे झगड़ा शुरू कर देता और बुरा भला कहने लगता। हम हैरान थीं कि भाई के तेवर तो कमाई करते ही बदल गए थे। ये शादी के बाद क्या करेगा? हमें मालूम था कि उसकी होने वाली बीवी शाज़मा किस कदर तेज और नखरे वाली थी। अब्बा चारपाई पर पड़े खांसते रहते, मगर भाई अब्बा की दवा तक ना लाकर देता। मैं दिन में उसको कई बार याद करवाती कि अब्बा की दवाई लेते आना, मगर वो फिर भी यही कहता कि मैं तो भूल गया, और कभी कहता कि पैसे खत्म हो गए हैं, तनख्वाह मिलेगी तो ला दूंगा। वो घर का थोड़ा बहुत ही सामान लाता, हालांकि उसकी अच्छी खासी तनख्वाह थी और शाम को फारिग होकर वो ट्यूशन भी पढ़ाया करता था, मगर ना जाने वो सारे पैसे कहाँ खर्च कर देता। मेरा तो यही ख्याल था कि वो हर महीने शाज़मा को पैसे भिजवाया करता था, और एक दिन मैंने गुस्से से उसे यही बात कह दी तो वो बुरा मान गया और मुझसे झगड़ा करने लगा। उसने हम दोनों बहनों के साथ खूब लड़ाई की और हम दोनों को घर से निकाल दिया। हम सारी रात भूखी प्यासी गली के कोने में बने एक टूटे फूटे घर में छुपकर बैठ गईं। वो घर काफी अरसे से खाली पड़ा था। सुबह को भाई जैसे ही नौकरी के लिए घर से निकला, हम दोनों फौरन ही घर में आ गईं और रोते हुए अब्बा की चारपाई की जानिब बढ़ी। अब्बा ने बिल्कुल ठीक कहा था कि बेटे की कमाई पर हक समझना बेवकूफी है, जबकि हमने भाई की कमाई पर हक समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब्बा ठेला ले जाकर खुद कमाई करके लाते तो उन्हें खुशी मिलती थी, फिर मसरूफ रहने से उसका वक्त भी अच्छा गुजर जाता था, जबकि उनके हाथ पांव चलते रहते तो वर्जिश भी हो जाती। जब तक अब्बा काम करते रहे वो कभी बीमार न हुए थे, मगर काम छोड़ देने के बाद से वो फौरन ही बीमार हो गए। हमने नादानी में अब्बा के साथ क्या कर दिया था। हम फौरन ही अब्बा की तरफ बढ़े, उनके पांव पकड़कर माफी मांगने लगे। यही वक्त था कि हम अपने जुर्म का इकरार कर लेते। हमें माफ कर दे अब्बा, हमने जानबूझकर आपके ठेले को आग लगाई थी ताकि आप ठेले पर अशिया बेचने का काम बंद कर दें। अब्बा ने हमारी किसी बात का कोई जवाब ना दिया। वो वैसे ही साकित तो जामित लेटे रहे। ऐसा हो नहीं सकता था कि उनकी बेटियां रो रही हों और अब्बा को कोई परवाह ही ना हो। वो तो हम पर जान निछावर करने वाले बाप थे, जो हमें घर का काम काज तक नहीं करने देते थे। अब्बा ने आज तक ना तो हमें डांटा था और ना ही ऊंची आवाज में बात की थी, कभी हमारी कोई ख्वाहिश तक रद्द ना की। तो फिर आज अब्बा को अपनी रोती बिलखती बेटियों पर रहम क्यों नहीं आ रहा था?
मुझे अब्बा के पाँव काफी ठंडे और अकड़े हुए महसूस हुए, तो मैं फौरन अब्बा के चेहरे की जानिब बढ़ी। अब्बा के चेहरे पर नजर पड़ते ही मुझ पर कयामत टूट पड़ी। अब्बा की आंखों की पुतलियां बिल्कुल साकित थीं, जबकि मुंह खुला हुआ था। अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे थे। ना जाने उनकी मौत को कितना वक्त गुजर चुका था। शायद जब भाई ने हमें घर से निकाला था, उस वक्त भी अब्बा जिंदा ना थे, वरना अब्बा हमारा बचाव कराने जरूर आते। हमारा रो रो कर बुरा हाल था। भाई को भी दफ्तर में इत्तला पहुंचा दी गई। वो कुछ देर में ही आ पहुंचा। अब्बा की मौत से वो भी परेशान था। मुझे मालूम था कि हमारे सर से सही मायनों में छत छिन चुकी थी। भाई से किसी किस्म की कोई उम्मीद ना थी। भाई ने अब्बा की मौत के 2 माह बाद ही शाज़मा से शादी की जल्दी मचा दी। उन लोगों ने भी इनकार ना किया और शाज़मा रुखसत होकर हमारे घर चली आई। भाई का रवैया तो हम पहले ही देख चुके थे, लिहाजा अब हम अपने काम से काम रखते और उसकी किसी बात में दखल अंदाजी ना करते। शाज़मा घर का कोई काम ना करती और उसने घर का सारा काम हम बहनों पर डाल रखा था। फिर भी हम चुप थे। हमारा कॉलेज जाना भी बंद कर दिया गया, मगर हमें बोलने की इजाजत नहीं थी। मेरी बड़ी बहन मुझे यही समझाती कि चुप करके सब बर्दाश्त करती रहो, वरना भाई हमें घर से निकाल देगा तो हम कहाँ जाएंगे। शाज़मा हमसे लड़ने के बहाने ढूंढती रहती। वो नहीं चाहती थी कि हम उसके शोर पर बोझ बन के रहें, मगर हमारे पास और कोई ठिकाना था ही कब। लिहाजा हम चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, मगर फिर भी कोई न कोई बात ऐसी हो जाती कि शाज़मा अपना मूड खराब कर लेती और रात को भाई के आते ही हमारी शिकायतें लगाना शुरू कर देती और भाई हमसे लड़ाई करता। हम दोनों बहनें अपने माँ बाप को याद करके रोती रहती। मुझे बिल्कुल अंदाजा न था कि माँ बाप के बगैर जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी और भाई जैसा सगा रिश्ता भी खोखला हो जाएगा। भाई और शाज़मा ने मिलकर अपना अलग घर बना लिया था। मुझे पहले ही शक था कि वो रिश्ता पक्का होने के बाद से ही अपनी कमाई शाज़मा को दिया करता था। वो दोनों मिलकर पैसे जमा कर रहे थे। उन्होंने अपना एक छोटा सा घर बनाया और वो दोनों अलहदा घर में चले गए, जबकि हम दोनों इसी घर में रह गईं। शाज़मा ने हमें भी झूठे मुंह साथ चलने को कहा था। मैं जानती थी कि शाज़मा ने हमें साथ जाने को सिर्फ रिश्तेदारों की वजह से कहा था कि कल को कोई उन्हें बुरा ना कह सके और वो लोगों की नज़रों में अच्छी बनी रहे, मगर हकीकत यही थी कि वो हमें अपने साथ ले जाना नहीं चाहती थी। उनका रवैया हमारे साथ यहाँ पर इतना ख़राब था, तो वो अपने घर ले जाकर हमारा क्या हाल करती। हम दोनों बहनों ने अकेले रहने को तरजीह दी और भाई और भाभी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने अब्बा का वही ठेला मुरम्मत करवाया। वो काफी हद तक जल चुका था, मगर उसके पहिए सलामत रहे, लिहाजा वो कुछ पैसे लगकर मुरम्मत हो गया। मैंने घर के बाहर ही ठेला रख लिया। मेरी बहन खाने पीने की मुख्तलिफ चीजें बनाकर मुझे देती और मैं ठेले पर रखकर उसको बेच लिया करती और यूं हमारी मदद हो जाती। मैं जो अब्बा के काम को बुरा समझा करती थी, अब खुद वो काम करने पर मजबूर थी। मुझे अब्बा के दुख और तकलीफ का अच्छे से अंदाजा हो गया था। ठेले के जरिए कमाई करना इतना आसान न था। अब्बा तो पूरा शहर जगह जगह फिरते तो किस कदर थक जाया करते थे। मैं घर के बाहरी ठेले पर बैठकर थक जाती। धूप और गर्मी से मेरा बुरा हाल हो जाता और ग्राहकों के इंतजार में बैठना मुझे बहुत मुश्किल और अजियतनाक लगा करता था। मुझे अपने अब्बा के दर्द का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था। वो हम बहनों के लिए घर से कमाई के लिए निकलते थे। मेरी बड़ी बहन का मोहल्ले से ही रिश्ता आया था। मोहल्ले में रहने वाला साजिद मेरी बहन सादिया को पसंद करता था। वो कुछ अरसे पहले अब्बा की मौत के बाद मेरी बड़ी बहन सादिया के लिए रिश्ता भी लेकर आया था, मगर भाई ने साफ इनकार कर दिया था। हम लोग सिर्फ खानदान में रिश्ता करते हैं, खानदान से बाहर शादी नहीं करते। अब भाई खुद तो हमें छोड़कर चला गया था, लिहाजा साजिद के माँ बाप दोबारा हमारे दर पर आए। वो देख रहे थे कि हम दोनों बहनें किस मुश्किल से जिंदगी गुजार रही थीं। अब जो भी फैसला करना था हमने खुद ही करना था। मेरी बहन को भी वो लड़का पसंद था। वैसे भी वो अच्छे खासे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था और उसका इनकार करना बेवकूफ़ी था। लिहाजा मैंने और मेरी बहन ने इस रिश्ते के लिए हामी भर ली और हमने छोटी सी तकरीब में सादगी से अपनी बहन सादिया का निकाह साजिद के साथ कर दिया। साजिद का कहना था कि मैं भी उसके साथ उसके घर चलूं। साजिद की मां ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। हमारी कोई बेटी नहीं, मगर हम आज से तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। मगर मुझे ये गवारा ना था कि मैं अपनी बहन के दर पर जाकर पड़ जाऊं। मैं अपना ठेला लगाने का काम बखूबी कर रही थी और मैं ये चाहती थी कि मैं अपने माँ बाप के घर में ही रहूं, मगर उन लोगों ने मुझे रहने ना दिया। मेरी बहन मुझे जबरदस्ती अपने साथ अपने घर ले गई। हमने अब्बा का घर बेच दिया और भाई का हिस्सा भाई को दे दिया, जबकि हम दोनों बहनों ने अपना हिस्सा अपने पास रख लिया।
कुछ अरसे बाद सादिया के ससुराल में से ही मेरे लिए भी एक रिश्ता आया, तो मैंने अपनी शादी का अख्तियार सादिया के सास ससुर को ही दे दिया। आखिर उन्होंने मुझे माँ बाप की तरह ही संभाला था। वो वाकई बहुत अच्छे लोग थे। मैं उनकी मोहब्बत पर हैरान होने के साथ साथ उनकी एहसानमंद भी थी। मेरे लिए आया गया रिश्ता कबूल कर लिया गया और मैं दुल्हन बनकर अपने शौहर की जिंदगी में चली आई। मेरे शौहर का नाम जफर था। वो एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरा हर तरह से ख्याल रखा। मैं अपने घर में आकर बेहद खुश थी। मैं अपनी भूली जिंदगी को याद किया करती तो दुखी हो जाती, मगर मैं इस बात पर खुश थी कि रब ने मुझे मजीद इम्तिहान में पढ़ने से बचा लिया था और एक अच्छी जिंदगी अता कर दी थी।